नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका और ईरान के बीच हमले रुक गए हैं। बातचीत के दावे किए जा रहे हैं। अमेरिका का कहना है कि ईरान उससे बातचीत के लिए भीख मांग रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप एक बार फिर दोहरा रहे हैं कि हमने ईरान को तबाह कर दिया है। अमेरिका की तरफ से हर बार ही ये दावे किए जाते रहे हैं और हर बार की तरह इस बार भी ईरान ने इन सभी दावों को खारिज कर दिया है। साफ कह दिया है कि ये हमारे डीएनए में ही नहीं है। इस बीच तेहरान में ट्रंप के खिलाफ नाराजगी भी बढ़ती दिखाई दे रही है। उनकी तरफ से संकेत दिए जा रहे हैं कि वो अपने सर्वोच्च नेता की शहादत को भूले नहीं है। इसका बदला जरूर लिया जाएगा और इसके लिए ट्रंप ही नहीं बल्कि उनका पूरा परिवार भी ईरान के निशाने पर आ गया है। तो क्या अब ट्रंप से बदला लेगा ईरान? टूट जाएगी पश्चिम एशिया में शांति? इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में चुनावों के दौरान जमकर हिंसा और धांधली, बैलेट बॉक्स लूटकर जलाए गए। पाकिस्तानी सेना ने प्रदर्शनकारियों पर बरसाई गोलियां, 10 से ज्यादा की मौत और कई घायल। यूक्रेन से जंग के बीच रूस को बड़ा झटका। यूक्रेनी सेना ने क्रीमिया में S-400 मिसाइल सिस्टम को किया तबाह। रूसी मिसाइलों के खिलाफ यूरोप से मांगी मदद। तुर्की को F-35 बेचेगा अमेरिका। राष्ट्रपति ट्रंप का इजरायल को कड़ा संदेश, कहा कोई मुझे नहीं बता सकता हमें किसे क्या बेचना चाहिए। और चलते चलते में देखेंगे धरती पर इंसानों से पहले था किसका वास? पूर्व सभ्यता पर क्या है वैज्ञानिकों का दावा? इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भारत और चीन फिर से खोलेंगे ऐतिहासिक सिल्क रूट। 6 साल बाद नाथुला दर्रे से शुरू होगा व्यापार। कोविड-19 महामारी के कारण 2020 से इस रास्ते से बंद था व्यापार। चीन को घेरने की तैयारी में अमेरिका। कैरिबियाई और मध्य अमेरिकी दूरसंचार केबलों को बदलने की योजना। चीन की इस क्षेत्र में तकनीकी और रणनीतिक मौजूदगी खत्म करने की कोशिश। बांग्लादेश में पूर्व पीएम शेख हसीना समेत 40 लोगों पर नए आरोप दर्ज। गिरफ्तारी वारंट भी जारी। पूर्व पीएम की देश वापसी की अटकलों के बीच कड़ा रुख अपना रही रहमान सरकार। यमन के हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब के बीच बढ़ा तनाव। हूतियों ने ढेर किया बायर कटार अकिंसी ड्रोन। देश की संप्रभुता के उल्लंघन का कड़ा जवाब देने की कही बात। तो अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते के लिए दोबारा बातचीत शुरू हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि अभी बातचीत चल रही है। मुझे लगता है कि अच्छे नतीजे की संभावना है। अगर बातचीत सफल नहीं हुई तो अमेरिका फिर वही करेगा जो पहले कर रहा था। आप उन्हें रिश्वत नहीं दे सकते, आपको उन्हें हराना होगा और हम उन्हें बुरी तरह हरा रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल बहुत दोस्ताना बातचीत चल रही है। यानी अगर ये बातचीत बेनतीजा रही तो अमेरिका फिर से ईरान पर हवाई हमले शुरू करेगा। लेकिन ईरान के तेवरों को देखते हुए यह मुश्किल लग रहा है कि दोनों देशों में कोई समझौता हो पाएगा, क्योंकि ईरान के लिए अमेरिका पर भरोसा करना ही सबसे बड़ी चुनौती है। ईरान के उप संसद अध्यक्ष हमीद रेजा हाजी बाबाई ने तो साफ कह दिया है कि ईरान कभी अमेरिका से समझौता नहीं करेगा। अमेरिका बातचीत और युद्ध दोनों का इस्तेमाल अपने हितों के लिए करता है, इसलिए उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हॉर्मुज जलडमरू मध्य ईरान की सबसे बड़ी ताकत है। यह देश की शक्ति और सम्मान का प्रतीक है और इसकी हर हाल में रक्षा की जाएगी। ईरान ने न सिर्फ अमेरिका से समझौते की संभावनाओं को खारिज किया है, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति के उन सभी दावों को भी खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिकी सैन्य कार्रवाई ने ईरान की सैन्य क्षमता को भारी नुकसान पहुंचाया है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान की नौसेना, वायुसेना, नेतृत्व और एंटी एयरक्राफ्ट हथियारों को तबाह कर दिया है। ईरान की ड्रोन और मिसाइल निर्माण क्षमता को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। ट्रंप का कहना है कि अगर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सख्त रुख नहीं अपनाया होता तो बातचीत की कोई संभावना ही नहीं बनती। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का कहना है कि ईरान बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन ईरान ने एक झटके में इन सभी दावों की हवा निकाल दी। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने तेहरान में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईरान ने अमेरिका से शांति वार्ता शुरू करने की कोई रिक्वेस्ट नहीं की है। ईरान की तरफ से अमेरिका से बातचीत की भीख मांगने की खबरें पूरी तरह मनगढ़ंत है। ऐसा करना हमारे डीएनए में ही नहीं है। ईरान के तेवर शुरुआत से ही कड़े बने हुए हैं, चाहे जून 2025 की जंग रही हो या फरवरी 2026 में छिड़ी जंग या फिर इस महीने दोबारा शुरू हुआ ये संघर्ष। हर बार ही ईरान ने अमेरिका को उसकी ही भाषा में जवाब दिया है। धमकियों का जवाब धमकी से और हमलों का जवाब करारे पलटवार से।
अब जब एक तरफ ट्रंप ईरान पर एक बार फिर समझौते के लिए दबाव बनाते नजर आ रहे हैं, तो ईरान में ट्रंप के परिवार को निशाना बनाने की तैयारी चल रही है। दरअसल दिवंगत सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई के जनाजे के दौरान ईरानी जनता ने खून का बदला खून से लेने के नारे लगाए थे और उसके बाद से आए दिन तेहरान की सड़कों पर ट्रंप को मारने के संकेत देने वाले पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। कहीं ट्रंप को ताबूत में दिखाया जा रहा है तो कहीं उनके परिवार को। और अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप को निशाना बनाया गया। इसका कैप्शन है, मेलानिया ट्रंप को कैसे मारे। इस वीडियो में दिखाया गया है कि मेलानिया ट्रंप न्यूयॉर्क सिटी में अपनी मोटरकेड में जा रही हैं। वो कई जगहों पर शॉपिंग करने जाती हैं। मेलानिया ट्रंप अक्सर जिन स्टोर पर जाती हैं, वीडियो में उन्हें भी दिखाया गया है। इस वीडियो में कहा गया है कि अपना ऑपरेशन पूरा करने के लिए ये ठिकाने सटीक हैं। ऐसे में इस बात की आशंका जताई जा रही है कि ईरान ट्रंप परिवार की रेकी करवा रहा है, यानी खामनेई की मौत का बदला ट्रंप से लेने की बात कही जा रही है। और अगर यह सिलसिला ऐसे ही जारी रहा तो दोनों देशों के बीच पिछले 3 दिन से जो शांति बनी हुई है वो कभी भी टूट सकती है। पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात की बात करें तो भले ही ईरान और अमेरिका ने एक दूसरे पर हमले रोक दिए हों, लेकिन खाड़ी देशों में ड्रोन हमलों का सिलसिला अभी भी जारी है। सऊदी अरब, जॉर्डन और इराक जैसे देशों ने ड्रोन हमलों की जानकारी दी है। हालांकि इन हमलों का स्रोत क्या था, फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। वहीं ईरानी मीडिया IRNA के मुताबिक ईरान ने सऊदी अरब और ओमान के साथ हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा पर चर्चा की है। ऐसे में फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि पश्चिम एशिया का भविष्य क्या होगा। क्या यहां शांति स्थापित हो पाएगी? हॉर्मुज स्ट्रेट पर क्या ईरान के दबदबे को अमेरिका मानेगा या फिर दोबारा अमेरिका और ईरान में जंग छिड़ने वाली है? ये देखना होगा। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK में चुनावों के दौरान भड़की हिंसा की। तो 27 जुलाई को POK में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग हुई और यह वोटिंग हिंसा के साए में हुई। मतदान के दिन पोलिंग बूथों पर जमकर हिंसा देखने को मिली। इस दौरान 10 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जबकि कई अन्य लोगों के घायल होने की भी खबर है और खुलेआम धांधली की भी आशंका जताई जा रही है। दरअसल पाकिस्तान सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रही POK की जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC ने इन चुनावों का बहिष्कार करने की अपील की है। पाकिस्तान में 27 जुलाई से 10 अगस्त के बीच 3 चरणों में चुनाव कराए जा रहे हैं। पहले चरण के लिए मतदान 27 जुलाई को हुआ। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए। भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी, लेकिन दोपहर से ही कई इलाकों में गड़बड़ी की खबरें आने लगी। भीमबर में पोलिंग स्टेशन पर राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई और झड़पों के बीच कई पोलिंग स्टेशनों पर चुनाव प्रक्रिया कुछ वक्त के लिए रोकनी पड़ी, जिससे वोटिंग भी प्रभावित हुई। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बैलेट बॉक्स को पोलिंग स्टेशन से निकाल लिया गया और उसमें आग लगा दी गई। वहीं कोटली जिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी PPP के एक कार्यकर्ता की जान ले ली गई। PPP ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी PMLN के कार्यकर्ताओं पर जान लेने का आरोप लगाया है। पार्टी ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवारों की गोलीबारी में हमारी पार्टी के कार्यकर्ता मुख्तार यूनुस की जान चली गई और 2 अन्य लोग घायल हो गए। इसके साथ ही PPP के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कार्यकर्ता की जान लेने पर चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आखिर संबंधित अधिकारी कहां है, चुनाव आयोग क्या कर रहा है। PPP और PMLN दोनों ने एक दूसरे पर चुनावी क्षेत्रों में धांधली का आरोप लगाया। इन घटनाओं ने इस पूरी प्रक्रिया पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। इन चुनावों को पाकिस्तान और खासकर शहबाज सरकार के लिए एक बड़ी परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा था, जो ऐसे समय में हो रहे हैं जब POK में भारी विरोध प्रदर्शन जारी है और बीते दिन भी हिंसा के साए में ही वोटिंग हुई है। पाकिस्तानी सेना ने उस वक्त गोलीबारी की जब हजारों लोग मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च करने की तैयारी कर रहे थे। JAAC के ऐलान के बाद बड़ी संख्या में लोग इस रैली में शामिल होने के लिए रावलकोट पहुंचे। उन्होंने मार्च की शुरुआत की। पाकिस्तानी सेना ने पहले लॉन्ग मार्च को रोकने की कोशिश की। इस दौरान जब प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने लगे तो बिना किसी चेतावनी के फायरिंग शुरू कर दी गई। पाकिस्तानी रेंजर्स ने शांतिपूर्ण तरीके से मार्च कर रहे लोगों पर सीधे गोलियां चलाई। एक घटना में 15 से 20 लोगों को गोली लगने की बात कही जा रही है, जिससे हताहतों की संख्या काफी ज्यादा होने की आशंका है। यहां तक कहा जा रहा है कि अस्पतालों में एम्बुलेंस और गाड़ियां कम पड़ गई हैं और लोग अपने कंधों पर घायलों को ले जाने के लिए मजबूर हो गए। अब तक इस हिंसा में 90 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। बीते दिन सेना की गोलीबारी से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए
और अब पाकिस्तान ने पीओके को छावनी में बदल दिया है। लगभग 8,000 जवानों को विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए तैनात किया गया है। फिलहाल तो यह मामला शांत है, लेकिन पीओके चुनाव के पहले चरण में हुई हिंसा ने सियासी विवाद बढ़ा दिया है और ऐसे में चुनाव कराना अब पाकिस्तान सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। इन हालात में देखना यह होगा कि क्या अब आगे चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो पाएंगे या नहीं। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रूस यूक्रेन जंग की। तो रूस और यूक्रेन की जंग से आप सभी वाकिफ हैं। दोनों देशों के बीच जारी जंग 5वें साल में प्रवेश कर चुकी है, जिससे रूस और यूक्रेन दोनों ही देशों में तबाही मची हुई है। हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं, लेकिन हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे, बल्कि आए दिन कोई ना कोई नया हमला एक दूसरे पर कर दिया जाता है। और अब यूक्रेन ने एक बड़ा दावा किया है। यूक्रेन ने रूस के कब्जे वाले क्रीमिया में S-400 मिसाइल सिस्टम के लॉन्चर और रडार को तबाह करने का दावा किया है, जो रूस के लिए बहुत बड़ा झटका है। यूक्रेन के डिफेंस इंटेलिजेंस की अनमैन्ड सिस्टम्स फोर्सेस ने यह हमला 26 जुलाई की रात को किया। इसमें ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, जिन्होंने अपने मिशन को बखूबी अंजाम दिया। हालांकि रूस की तरफ से अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की गई है। वहीं यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उसकी तरफ से किए गए इस हमले में S-400 मिसाइल सिस्टम के लॉन्चर और रडार को निशाना बनाया गया। हालांकि यूक्रेन ने S-400 पर हमले के लिए इस्तेमाल किए गए ड्रोन के नाम का खुलासा नहीं किया है। और इतना ही नहीं, यूक्रेन ने हमले की वास्तविक जगह की भी कोई जानकारी नहीं दी। लेकिन इस तरह का ये कोई पहला हमला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी यूक्रेन की तरफ से क्रीमिया में S-400 मिसाइल सिस्टम को नष्ट करने का दावा किया गया है। बता दें कि S-400 की गिनती दुनिया के शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टमों में की जाती है। इसे एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल जैसे कई तरह के हवाई खतरों का मुकाबला करने और उन्हें नष्ट करने के लिए बनाया गया है। यह सिस्टम 600 किलोमीटर तक की दूरी पर टारगेट को ट्रैक कर और 400 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मन के विमान, ड्रोन और मिसाइल को नष्ट कर सकता है। ऐसे में यूक्रेन की तरफ से S-400 पर हुआ हमला रूस के लिए बड़ा नुकसान है और इसके बाद यह भी तय है कि रूस की तरफ से यूक्रेन पर बड़ा पलटवार किया जाएगा। बीते कुछ वक्त से रूसी मिसाइलों ने यूक्रेन में जिस तरह से तबाही मचाई हुई है, यूक्रेन को उनसे काफी नुकसान भी उठाना पड़ा। रूस की मिसाइलों और ड्रोन को रोकने में यूक्रेन नाकाम रहा है। ऐसे में रूसी मिसाइलों से बचाव के लिए अब यूक्रेन यूरोपीय रक्षा प्रणाली चाहता है। यूक्रेन चाहता है कि यूरोपीय बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम फ्रेया का पहला प्रोटोटाइप अगले साल की पहली छमाही यानी जुलाई 2027 तक तैयार हो जाए और इसका मकसद रूस की बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम नई रक्षा प्रणाली को तैयार करना है। जल्दी ही इस परियोजना के लिए गठित अंतरराष्ट्रीय संचालन समिति की पहली बैठक भी होने वाली है। यूक्रेन की तरफ से बार बार अमेरिका और यूरोपीय सहयोगियों से हथियारों की सप्लाई की अपील की जा रही है। अमेरिका से पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की मांग की जा रही है, लेकिन फिलहाल उसे इसकी आपूर्ति मुमकिन नजर नहीं आ रही, क्योंकि अमेरिका खुद ईरान के साथ संघर्ष में उलझा हुआ है। ऐसे में अब यूक्रेन की नजरें यूरोप पर टिकी हुई हैं। और अब अगली खबर में बात करेंगे तुर्की को लेकर अमेरिका और इजरायल में बढ़ती दूरियों की। तो अमेरिका को लेकर कहा जाता है कि उसके साथ ना तो दोस्ती अच्छी है और ना ही दुश्मनी, और इजरायल इसका बेहद सटीक उदाहरण बनकर उभरा है। वैसे तो इजरायल अमेरिका के सबसे मजबूत सहयोगियों में से एक माना जाता है, लेकिन बीते कुछ वक्त में दोनों देशों के रिश्तों में दूरियां बढ़ती दिखाई दी। खासतौर पर जिस तरह ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल के रुख को पूरी तरह दरकिनार कर दिया, उससे इजरायली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू पहले से ही नाराज नजर आ रहे थे और अब तुर्की को लेकर भी दोनों देशों के बीच तनाव देखा जा रहा है। ट्रंप ने अपने व्यापारिक हितों को साधने के लिए इजरायल की सुरक्षा चिंताओं को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया है। दरअसल तुर्की के साथ इजरायल का भू राजनीतिक विवाद चल रहा है और ट्रंप अब तुर्की के हाथ में ऐसा हथियार रखने की तैयारी कर रहे हैं जो इजरायल के लिए बड़े नुकसान का सौदा होने वाला है। ट्रंप ने तुर्की को अमेरिकी F-35 फाइटर जेट देने का फैसला किया है। पश्चिम एशिया में फिलहाल ये लड़ाकू विमान रखने वाला इजरायल इकलौता देश है, यानी अमेरिका इजरायल के दुश्मन को और मजबूत बनाता दिखाई दे रहा है। ऐसे में ट्रंप का यह फैसला नेतन्याहू के लिए बड़ा झटका है। वैसे तो उन्होंने अंकारा के नेटो समिट के दौरान ही इस पर विचार करने की बात कही थी, लेकिन इस बार उन्होंने इजरायल के विरोध को दरकिनार करते हुए साफ कर दिया है कि हालांकि तुर्की इजरायल या नेतन्याहू का समर्थक नहीं है, लेकिन वॉशिंगटन और अंकारा के रिश्ते मजबूत है। तुर्की एक बहुत अच्छा सहयोगी रहा है, उन्होंने कई क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम किया है। कोई मुझे ये नहीं बता सकता कि हमें क्या बेचना चाहिए। आपको याद होगा जब ट्रंप ने अंकारा के नेटो समिट के दौरान तुर्की की तरफ झुकाव दिखाया था, उस वक्त ही इजरायल ने इसे लेकर चेताया था। नेतन्याहू ने चेतावनी देते हुए कहा था कि तुर्की को 5वीं पीढ़ी का F-35 फाइटर जेट देने से पश्चिम एशिया में शक्ति संतुलन बदल सकता है।
ऐसे में अब ट्रंप का यह बयान नेतन्याहू के लिए सीधा संदेश माना जा रहा है कि वॉशिंगटन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इजराइल क्या सोचता है। और खास बात तो यह है कि ट्रंप की यह टिप्पणी ऐसे वक्त में आई है जब इजरायली प्रधानमंत्री वॉशिंगटन के ही दौरे पर हैं। यहां नेतन्याहू की ट्रंप से मुलाकात भी होनी है, जो ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल का युद्ध शुरू होने के बाद उनकी पहली आमने सामने की बातचीत होगी। लेकिन अब ट्रंप के इस रुख को देखते हुए सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या इस बार की मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच का मजबूत सहयोग नजर आएगा या ट्रंप के फैसलों के चलते तल्खियां देखी जाएंगी। ऐसे में अब सबकी नजरें दोनों नेताओं की बैठक पर टिकी हुई हैं। देखना यह भी होगा कि क्या नेतन्याहू ट्रंप को अपना फैसला बदलने के लिए मना पाएंगे। और अब चलते चलते में देखेंगे धरती पर इंसानों से पहले कौन रहता था। तो आज धरती की सतह का केवल 1% हिस्सा ही शहरीकृत है और हमने जो कुछ भी बनाया है उसे मिटने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इससे यह साबित होता है कि अगर धरती पर कोई एडवांस्ड सभ्यता रही हो तो उसका निशान मिलना आखिर कितना मुश्किल है। यानी ऐसा भी हो सकता है कि इंसानों से पहले भी इस धरती पर कोई रहता हो लेकिन उसका पता लगाना मुश्किल हो। यह सवाल दो वैज्ञानिकों की आपसी बातचीत से उठा है। दरअसल एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट एडम फ्रैंक एक टॉपिक पर रिसर्च कर रहे थे कि क्या इंसानों की तरह एलियन भी अपने ग्रह के वातावरण में बदलाव का सामना करते हैं। यह सवाल उन्होंने नासा के साइंटिस्ट गेविन श्मिट के सामने भी उठाया। एडम फ्रैंक ने कहा कि क्या एडवांस्ड सिविलाइजेशन क्लाइमेट में बदलाव लाती है, क्योंकि जाहिर है हम जानते हैं कि पृथ्वी पर कोई दूसरी सभ्यता नहीं रही है। इस पर श्मिट ने पूछा कि आपको यह कैसे पता कि धरती पर पहले कोई दूसरी सभ्यता नहीं थी। बस यहीं से वैज्ञानिकों को एक नया विषय मिला रिसर्च के लिए। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर हम मान लेते हैं कि लाखों साल पहले धरती पर कोई एडवांस्ड सिविलाइजेशन रही हो और फिर खत्म हो गई हो, तो क्या हमें पता चल पाएगा। दक्षिणी इजराइल में नेगेव रेगिस्तान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यह रेगिस्तान 18 लाख साल पुराना है। इससे यह साबित होता है कि धरती की सतह लगातार बदलती रहती है। टेक्टोनिक प्लेटें खिसकती हैं, ज्वालामुखी फटते हैं और अगर किसी सभ्यता के जीवाश्म ना मिले तो उसका पता भी ना चलेगा। लगभग 5.5 करोड़ साल पहले ऐसा हो भी चुका है। ग्रह के जलवायु संकेत में गड़बड़ी हुई। संभावना यह जताई जा रही है कि ये प्राकृतिक जलवायु घटनाएं थी, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर ये संकेत प्राकृतिक ना होकर एडवांस्ड सभ्यता से जुड़े रहे हो तो इसका हमें पता कैसे चलेगा। जब वैज्ञानिकों ने जांच की तो पता चला कि पहले भी ग्लोबल तापमान में 15 डिग्री फ़ारेनहाइट तक की बढ़ोतरी हुई है और इकोसिस्टम तबाह हुए हैं, क्योंकि वातावरण में भारी मात्रा में कार्बन छोड़ा गया था जिससे ग्रह गर्म हो रहा था। इस दौर को पोलियोसीन ईओसीन थर्मल मैक्सिमम के नाम से जाना जाता है। इसमें प्रजातियों के विलुप्त होने की संभावना बहुत हद तक है और ग्लोबल वार्मिंग को लेकर आज हो रही घटनाएं भी इससे काफी मिलती जुलती हैं। यानी आने वाले वक्त में ऐसा भी हो सकता है कि हमारी सभ्यता भी खत्म हो जाए। खैर, वैज्ञानिक अभी इस पर शोध कर रहे हैं कि क्या पहले भी ऐसा कुछ हुआ है या नहीं। तो फिलहाल वर्ल्ड न्यूज में आज इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।